हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपका यूजीसी नेट का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। ये ईएमआरएस में भी दिया हुआ है, आईपीआर एक्ट्स और कॉपीराइट एक्ट्स के टॉपिक पे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। और इससे पहले हम लोग टॉपिक को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आईपीआर एक्ट्स को समझेंगे, फिर पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, आईटी एक्ट, डिजाइन एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, वीपो, बिरपी, बुडापेस्ट ट्रीटी, बर्न कन्वेंशन। पूरे 10 टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आईपीआर क्या होता है। आईपीआर का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये ऐसी राइट्स होती हैं जो कि आप जिस भी पर्सन ने कोई क्रिएटिविटी किया हो या तो कोई इन्वेंशन किया हो किसी भी चीज से रिलेटेड, तो उसको क्या करता है, लीगल राइट देता है, लीगल प्रोटेक्शन देता है, ताकि उनके क्रिएटिविटी पे उन्हीं का नाम आए, कोई दूसरा पर्सन उनके क्रिएटिविटी को अपने क्रेडिट पे ना ले ले। तो इसी वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लाया गया है। आईपीआर एक्ट्स के अंतर्गत बहुत सारे एक्ट आते हैं, जैसे जितने हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट एक्ट, आईटी एक्ट, डिजाइन एक्ट। ये सारे एक्ट्स किस में आते हैं, आईपीआर एक्ट्स में आते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉपीराइट एक्ट क्या होता है। तो कॉपीराइट एक्ट जो है आपको उस चीज पे लगाया जाता है जो भी ओरिजिनली आपने जो भी बुक पब्लिश की हो, कोई म्यूजिक, फिल्म, पेंटिंग से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आपने कुछ क्रिएट किया हो, तो वहां पे आपके कॉपी को चीज को क्या किया जाता है, कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर पेटेंट एक्ट, अगर आपने कुछ न्यू इन्वेंशन किया हो या तो कोई डिस्कवरी की हो, तो वहां पे क्या किया जाता है, पेटेंट एक्ट के तहत आपको लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है आपके न्यू इन्वेंशन को और डिस्कवरी को। यूजुअली एक बार पेटेंट लग जाने के बाद जो भी डिस्कवरने वाले पर्सन है उनको 20 ईयर्स की क्या दी जाती है, लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है। उनके बाद उसको दोबारा से फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता है, फिर उसके बाद दोबारा उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो इस तरीके से पेटेंट एक्ट वर्क करता है। तो आप लोगों ने समझा कि पेटेंट एक्ट कहाँ पे लगता है, जहाँ पे न्यू इन्वेंशन और डिस्कवरी हो। कॉपीराइट एक्ट कहाँ लगता है, कोई बुक्स, म्यूजिक, फिल्म, पेंटिंग और सॉफ्टवेयर्स पे। अब समझते हैं आईटी एक्ट क्या होता है। आईटी एक्ट का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि 2000 में पारित हुआ था। ये जो एक्ट है ये जनरली आपका इंडस्ट्रीज में जो काम होता है वहां पे लगता है। जैसे कि आप कुछ डिजिटली सिग्नेचर कर रहे हैं या डाटा आपको प्रोटेक्ट करवाना है, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से रिलेटेड जितना भी चीज होता है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी चीज है, वहां पे क्या लगता है, आईटी एक्ट लगाया जाता है। जिससे क्या होता है कि आपके डाटा को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है और साइबर क्राइम से बचाया जा सकता है। आईटी एक्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो भी आईटी एक्ट के तहत उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। डिजिटली जो भी सिग्नेचर कर रहे हैं, जैसे कि कोविड के टाइम पे बहुत सारा क्या चल रहा था, ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स चल रहे थे। वहां पे प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपको एक डिजिटली सर्टिफिकेट मिल रहा था और उसमें डिजिटली साइन किया हुआ आ रहा था। तो उन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करना। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, डाटा को आपको प्रोटेक्ट करना। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट के फंक्शंस को करने के लिए, कम्युनिकेशंस को या तो ट्रांजैक्शन को करने के लिए, जो भी चीज आपका जिस चीज को यूज कर रहे हैं उन सबको क्या करता है, आईटी एक्ट के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है। अब आपका एक नया टॉपिक, एक और टॉपिक है यूजीसी नेट के यूनिट फर्स्ट में, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री को समझते हैं कि इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री क्या होता है। इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री जनरली रेफर किया जाता है जो कि क्या करता है, आपके इकोनॉमी के उस सेक्टर को रेफर किया जाता है जो कि प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करता है, हेल्प करता है। आपका इन नॉलेज को, इंफॉर्मेशन नॉलेज को प्रोडक्शन करता है, प्रोसेस करता है और डिस्ट्रीब्यूट करने में जो हेल्प करता है, उसको हम किस में रेफर किया जाता है, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में। इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। मीडिया क्या करती है, आपके न्यूज को क्या करती है, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जिसमें आता है आपका टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर्स। तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हो गया। फिर पब्लिशिंग, जो भी चीज आप बुक्स, मैगजीन्स वगैरह पब्लिश करवाते हैं। टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके अपना आईटी नॉलेज को बढ़ाते हैं, आईटी सेक्टर को और क्या करते हैं, डेवलप करवाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट, इससे क्या करते हैं, डिजिटली प्लेटफॉर्म से आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या करते हैं, लोगों के सामने लेके आते हैं और उनको
यूज़ करने के अलग अलग मेथड्स बताते हैं। तो ये फिर आता है आपका इंफॉर्मेशन सर्विसेज। जो भी आप इंफॉर्मेशन सर्विस देते हैं, तो आपको नॉर्मली समझना है एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री आपका इकोनॉमी के उस सेक्टर से रिलेट करता है जो कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज को प्रोडक्शन करता है, उसका प्रोसेस करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये हम लोगों ने इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री टर्म से समझा। अब आता है इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में आपका 3 टर्म दिया हुआ है, डाटा जनरेटर, प्रोवाइडर और इंटरमीडिएट्स। डाटा जनरेटर का मतलब ये होता है ऐसा इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में जो कि आपका डाटा को प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि कुछ टूल्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, सिस्टम्स हो गए, जो भी चीज़ आपका डाटा को प्रोड्यूस कर रहा है वो डाटा जनरेटर में आएगा। प्रोवाइडर जो कि आपको ये सारा डाटा क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। इंटरमीडिएट्स जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, डाटा जनरेटर और प्रोवाइडर के बीच में इंटरमीडिएट्स होता है जो कि एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन का, जिसके थ्रू प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं, देते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि इंटरमीडिएट्स के बीच क्या क्या होता है। इंटरमीडिएट्स में आता है आपका ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको क्या करता है, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करता है, एक्सेस आपको प्रदान करता है कि आप ऑनलाइन कंटेंट को वेबसाइट्स के थ्रू देख सकते हैं। फिर सर्च इंजन जैसे आप गूगल, बिंग, याहू, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, इससे आप इंफॉर्मेशन को ले रहे होते हैं। फिर आपका आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यहाँ से आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं। कंटेंट एग्रीगेटर जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि कंटेंट को डिस्प्ले किया जाता है, जैसे कोई न्यूज़ हो गया, आर्टिकल्स, वीडियोस, इन सब चीज़ों पे क्या करते हैं, आप अपने आर्टिकल्स को देखते हैं। फिर आपका आता है, ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में हम लोगों ने समझा डाटा जनरेटर, प्रोवाइडर और इंटरमीडिएट्स के एग्जांपल्स को। अब हम लोगों ने IPR एक्ट में 3 एक्ट पढ़ लिया था, कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट एक्ट एंड ट्रेडमार्क एक्ट। अब हम लोग पढ़ें IT एक्ट पढ़ लिया था, IT एक्ट 2000 में जो आया था। अब हम लोग ट्रेडमार्क एक्ट पढ़ेंगे। ट्रेडमार्क एक्ट क्या होता है, ट्रेडमार्क वो सिंबल्स होते हैं, वर्ड या फ्रेजेस या वो जो डिज़ाइंस होता है जिसको आप क्या करते हैं, अपने लोगों के रूप में, अपने जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप सर्विस प्रदान कर रहे हैं लोगों को, उसमें आप क्या करते हैं, एज ए लोगो यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को ब्रांड बढ़ाने के लिए। तो उस लोगो को भी क्या करवाते हैं, आप पेटेंट कराते हैं कि आपका वो लोगो कोई दूसरा ना यूज़ करे। तो वो उसको आपको किस चीज़ के लिए, आपको किस एक्ट के तहत आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, तो ट्रेडमार्क एक्ट। ट्रेड सीक्रेट एक्ट क्या होता है, मान लीजिए कि आपको कोई नया टाइप का बिजनेस का आपको कोई अच्छा आइडिया आया है और आप उसको अभी चालू नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, आपको ट्रेड सीक्रेट एक्ट के तहत आपके उस आइडिया को क्या किया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है कि किसी एक ओरिजिन में आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि उस स्पेसिफिक ओरिजिन को, स्पेसिफिक रीजन, लोकेलिटी को शो करता है, उसकी उस जगह की क्वालिटीज़ को दर्शाता है, तो उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के तहत आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है कि ये इस जगह का चीज़ है। फिर उसके बाद आता है प्लांट ब्रीडर राइट। आजकल के क्या हो रहा है कि बहुत सारे न्यू वैरायटीज़ के प्लांट्स को मिला के क्या किया जा रहा है, नए टाइप के हाइब्रिड प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जिसको क्या किया जाता है, मेडिसिन या किसी चीज़ में यूज़ करके कंट्री टू कंट्री सप्लाई किया जाता है। तो ये प्लांट ब्रीडर राइट के एक्ट, अगर आपने कोई भी न्यू वैरायटी के प्लांट को उगाया है तो प्लांट ब्रीडर राइट एक्ट के तहत आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। ये है सारे IPR एक्ट्स के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट्स आते हैं। अब हम लोग समझेंगे ट्रेडमार्क एक्ट कब आया था। तो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में आया था और इसका क्या काम है, ये एक टाइप का विजुअल सिंबल होता है जो कि आप अपने बिजनेस सेक्टर्स में यूज़ करते हैं और इसको रजिस्टर करवाते हैं, जिससे आप अपने क्या करते हैं कि एक सिंबल, कोई डिज़ाइन होता है आपका या कोई वर्ड होता है, कोई फ्रेज होता है, जिससे क्या करते हैं कि आप अपने लोगों को दर्शाते हैं कि आपका जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका जो बिजनेस है उसका ये लोगो है। तो ट्रेडमार्क एक्ट कब आया है, तो 1999 में आया। आपको बस डेट याद करके रखना है। फिर आता है कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट को हम लोगों ने समझ लिया है, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि कॉपीराइट एक्ट कब आया था, तो 1957 में, ये भी याद रखना है। कॉपीराइट एक्ट के तहत किस किस चीज़ों को प्रिवेंशन किया जाता है, किस किस चीज़ों को आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में इस चीज़ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये याद रखना है कि कॉपीराइट एक्ट के तहत 7 चीज़ों को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, ड्रामेटिक वर्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑडियो विजुअल एंड आर्किटेक्चर। लिटरेरी वर्क में आता है आपका बुक्स, आर्टिकल्स, एसे।
आर्टिस्टिक वर्क में पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, म्यूजिकल में जो सॉन्ग लिरिक्स का हो गया, ड्रामेटिक वर्क, प्ले, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑडियो विजुअल में फिल्म, वीडियोस, एनिमेशन, आर्किटेक्चरल वर्क में बिल्डिंग डिजाइन या आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। ये सारी जो चीजें हैं आपको कॉपीराइट के एक्ट के तहत प्रिवेंशन दिया जाता है, तो ये भी याद रखना है। अब आता है डिजाइन एक्ट। डिज़ाइन एक्ट क्या किया जाता है कि आप कोई भी किसी भी चीज़ के डिज़ाइन को अगर आप बना रहे हैं इंडस्ट्री में अपने प्रमोशन को बढ़ाने के लिए, अपने ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है डिज़ाइन एक्ट। और ये डिज़ाइन एक्ट कब आया है? तो 2000 में। अब पेटेंट एक्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे पेटेंट जो वर्ड है ये आपका लैटिन वर्ड से आया है। जो लैटिन वर्ड क्या था? पैट्री, जिसका मतलब होता है ले ओपन। पेटेंट जो कॉर्पोरेशन ट्रीटी, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो ये जो है वीपो जो है कब आया था? तो 7 दिसंबर 1998 में। फिर उसके बाद आता है पेटेंट ऑफिस कहाँ पे? पेटेंट का ऑफिस, हेड ऑफिस कहाँ है? तो कोलकाता में। इसका ब्रांच कहाँ है? तो चेन्नई, न्यू दिल्ली एंड मुंबई। एक पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट NIIPM का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नागपुर। एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का PIS का कहाँ है हेडक्वार्टर? तो नागपुर। और अगर आपसे पेटेंट ऑफिस पूछा जाए तो वो कहाँ है? तो कोलकाता। उसका ब्रांच कहाँ है? तो चेन्नई, न्यू दिल्ली और मुंबई। अब देखिए पेटेंट एक्ट जो है 3 बार अब तक अमेंड हो चुका है, 1999 में, 2000 में, 2005 में। इसमें 23 चैप्टर्स हैं, 163 सेक्शंस हैं। इसमें एक बार फॉर्म भरने के बाद जो भी है क्रिएटर उनको 20 ईयर्स का क्या किया जाता है? प्रोटेक्शन दिया जाता है। कॉपीराइट एक्ट जो है सबसे फर्स्ट जो है इंडिया में कब इनेक्ट हुआ था? तो 1914 में। और ये 6 बार अब तक क्या हो चुका है? अमेंड हो चुका है, 1983, 1984, 1992, 1994, 1999 और 2012। सबसे फर्स्ट एंड सबसे लास्ट याद रखना है। सबसे लास्टली कब अमेंड हुआ है? तो 2012। और सबसे फर्स्ट कब अमेंड हुआ था? तो 1983 में। अब देखिए कि बिरपी क्या होता है। बिरपी जो है एक टाइप का कन्वेंशन एक्ट है जो कि 1893 में आया। और ये जो क्या करता है, बर्नी कन्वेंशन और पेरिस कन्वेंशन को क्या करता है, आपको समझ के रखना है कि बिरपी जो है बर्नी कन्वेंशन और पेरिस कन्वेंशन एक्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता था, एडमिनिस्टर करता था। जिसमें से आपका बर्नी कन्वेंशन 1886 में आया है और पेरिस कन्वेंशन जो है आपका 1883 में आया है। जो बर्नी कन्वेंशन है वो क्या करता था? आपका लिटरली और आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करने का काम करता था। और पेरिस कन्वेंशन जो आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करता था। बिरपी कन्वेंशन जो जब था तो इसका हेडक्वार्टर था बर्नी, स्विट्जरलैंड में। और बिरपी जो है बाद में वीपो का पार्ट बन जाता है, कब? तो 1970 में। और इसका हेडक्वार्टर हो गया जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब आपको याद रखना है, जब तक हम लोग ये सारे IPR एक्ट्स को अपनी अपनी कंट्री लेवल पे बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन जब हम लोग ये सारे एक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे तो वो आ जाता है किसके अंतर्गत? तो वो आ जाता है वीपो के अंतर्गत, और जिसको कहा जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1967 में आया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और वीपो का जो एकेडमी बनाया गया है कब? तो 1998 में, जो कि क्या करता है? जनरल कोर्सेज प्रोवाइड करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। वीपो ने UN कब ज्वाइन किया है? तो 1974 में। अब आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या था? बिरपी था, जो कि बर्नी और कन्वेंशन और पेरिस कन्वेंशन को क्या करता था? एडमिनिस्टर करता था। बाद में बिरपी ही क्या बन गया? वीपो बन गया। और वीपो क्या करता है? इंटरनेशनल लेवल पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या करता है? देखता है। और वीपो का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वीपो एकेडमी कब एस्टेब्लिश हुआ? तो 1998 में। वीपो ने UN कब ज्वाइन किया? तो 1974 में। वीपो एक्ट क्या है? वीपो क्या करता है? वीपो एक्ट के अंतर्गत आता है आपका पेरिस कन्वेंशन एक्ट, जो कि जैसे हम लोग ट्रेडमार्क एक्ट पढ़ रहे थे, सेम यहीं पे पेरिस कन्वेंशन एक्ट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहा है। ये क्या करता है? पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इन सबको क्या करता है? कंट्री टू कंट्री प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मान लीजिए जो छोटा छोटा बिजनेस है, जो आउट ऑफ कंट्री बिजनेस नहीं हो रहा है, वो तो क्या करेगी? अपनी कंट्री में ट्रेडमार्क एक्ट, ये IT एक्ट के तहत अपना चीज को कंजर्व करवा लेगी। लेकिन कुछ ऐसे बड़े बड़े बिजनेस है जो कि इंटरनेशनली भी हो रहा है, तो उसको किसके अंतर्गत जाना पड़ेगा? पेरिस कन्वेंशन एक्ट के अंतर्गत जाना पड़ेगा, जो कि 1883 में स्टार्ट हुआ था। फिर आता है आपका वीपो कॉपीराइट ट्रीटी एक्ट एंड वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राफ ट्रीटी। ये जो है कब आया था? तो 1996 में।
फिर उसके बाद वीपो के अंतर्गत एक आता है ट्रिप्स एक्ट, जो कि क्या करता है, ट्रेड रिलेटेड जितना भी आप जो भी इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं उससे रिलेटेड आपको उसके लिए प्रिजर्व करने के लिए ट्रिप्स चलता है, जिसका फुल फॉर्म है एग्रीमेंट, जो कि क्या करता है कि ट्रेड रिलेटेड जितना भी आप कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो आता है ट्रिप्स के अंतर्गत। अब आपको ये समझना है कि वीपो का फुल फॉर्म तो आप लोगों ने समझ लिया। अब बर्नी कन्वेंशन क्या करता था, जिस तरीके से कॉपीराइट एक्ट काम करता था सेम वही क्या कर रहा है, बर्नी कन्वेंशन काम करता है। फिर आता है आपका बुडापेस्ट ट्रीटी। बुडापेस्ट ट्रीटी क्या करता है, आप मान लीजिए कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल एक कंट्री से दूसरे कंट्री को इन्वेंट करने के बाद शेयर कर रहे हैं, तो उसमें उसी कंट्री जो ओरिजिन कंट्री है उसका नाम आए, इसके लिए बुडापेस्ट ट्रीटी लाया गया। ये कब साइन हुआ, तो 29 अप्रैल 1997 में। तो आप लोगों ने समझ लिया कि जब हम लोग इंटरनेशनली लेवल पे बात करते हैं तो वो वीपो के अंतर्गत आता है, और उसके अंतर्गत आता है आपका, और सबसे पहले क्या था, बिरपी था जो कि बर्नी और पेरिस कन्वेंशन को देखता था। बाद में बिरपी हट के क्या बन गया, वीपो बन गया, और जो है वीपो क्या करने लग गया, पेरिस और ये वीपो कॉपीराइट ट्रीटी एक्ट और फोनोग्राफ ट्रीटी एक्ट के तहत, और वीपो के अंतर्गत कौन सा आता है, WCT, WPPT और ट्रिप्स एक्ट, ठीक है। और उसके बाद बुडापेस्ट ट्रीटी आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं एक बार पूरा रिवाइज करवा देती हूँ कि आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने IPR का फुल फॉर्म पढ़ा। आप लोग को क्या क्या पढ़ना है इसको याद रख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने IPR का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। कॉपीराइट एक्ट समझ गए कहाँ लागू होगा, जब कोई ओरिजिनली कोई बुक्स, फिल्म ये सब क्रिएट करेगा। पेटेंट जब कोई न्यू इन्वेंशन करेगा या डिस्कवरी करेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया, ये बस आपको इतना ही याद रखना है, 2000 में आया। फिर उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जब कोई इकोनॉमी सेक्टर में इंफॉर्मेशन नॉलेज को प्रोडक्शन करता है, प्रोसेस करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर उसके बाद आपने डाटा जनरेटर समझा, प्रोवाइडर समझा, इंटरमीडिएट समझा। इंटरमीडिएट्स के अंतर्गत इंटरमीडिएट्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे सर्च इंजन, ISP, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कंटेंट एग्रीगेटर्स, ये सारे इंटरमीडिएट्स के फुल फॉर्म है। IPR एक्ट के अंतर्गत ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, प्लांट ब्रीडर राइट आया, ठीक है। यही प्लांट ब्रीडर राइट जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो ये बुडापेस्ट ट्रीटी के अंतर्गत आता है। फिर आपने ट्रेडमार्क एक्ट का बस ईयर याद रखना है, कब आया, तो 1999 में। कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत 7 वो चीज क्या क्या है जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है, वो सातों चीज के नाम में क्या क्या आता है वो भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद डिजाइन एक्ट कब आया, तो 2000, ये भी याद रखना है। पेटेंट का किस लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, पैटरी, ये याद रखना है। पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का हेडक्वार्टर कहाँ है, नागपुर। पेटेंट का हेड ऑफिस कहाँ है, तो कोलकाता। उसका ब्रांच कहाँ है, तो चेन्नई, न्यू दिल्ली एंड मुंबई। ये 3 चीज याद रखना है, ठीक है। और पेटेंट ने जो पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी है, ये इसने वीपो कब ज्वाइन किया है, तो 7 दिसंबर 1998। पेटेंट कब 3 बार अमेंड हुआ है, इसमें 23 चैप्टर 163 सेक्शंस है, और एक बार में कितने साल का प्रोटेक्शन मिलता है, 20 ईयर। फिर कॉपीराइट एक्ट इंडिया में कब आया, तो 1914 में। 6 बार अब तक अमेंड हो चुका है, सबसे पहला 1983, लास्टली 2012। फिर आपको बिरपी याद रखना है, कब आया है, 1893। और बिरपी जो है किस लिए आया था, तो बर्नी कन्वेंशन और पेरिस कन्वेंशन को क्या करता था, एडमिनिस्टर करता था। बर्नी कन्वेंशन किसके लिए है, लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क के लिए। पेरिस है इंडस्ट्रियल वर्क के लिए, ओके। फिर बीपी जो है, बीपो कब बना, तो 1970 में। उसके बाद वीपो का फुल फॉर्म पता चल गया, कब आया है, वीपो का हेडक्वार्टर कहाँ है। फिर वीपो एकेडमी कब आया, तो 1998 में। और वीपो ने ज्वाइन कब किया, UN, तो 1974 में। वीपो एक्ट के अंतर्गत पेरिस कन्वेंशन एक्ट कब आया, तो 1883। और ये क्या करता है, सेम IT एक्ट जैसे काम करता था वैसे पेरिस कन्वेंशन एक्ट। वीपो कॉपीराइट एक्ट, वीपो परफॉर्मेंस ट्रीटी एक्ट, ये दोनों कब आया, तो 1996 में। फिर उसके बाद इसके अंतर्गत ट्रिप्स भी आता है। फिर उसके बाद बर्नी कन्वेंशन कब आया, बुडापेस्ट ट्रीटी कब आया, 29 अप्रैल 1997। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग IPR एक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिएगा, या इंस्टाग्राम पर आप मुझसे डाउट अपना पूछ सकते हैं।